बोलते हैं, चलो आगे। ठीक है, फिर अगला विषय, और किसी को रिपोर्ट नहीं करना तो अगला विषय जो है अपना, वो बहुत ही समसामयिक है। अभी के हालात जो वर्ल्ड का बना हुआ है, उस सिनेरियो में कि किस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज कॉर्पोरेट सेक्टर अपने विकास के नाम पर कुदरत के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ और इंसान के खिलाफ, पूरी मानव जाति के खिलाफ कैसे कर रहा है, इसके बारे में हमारे जो वक्ता हैं पंजाब से साथी जशनप्रीत सिंह जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरे आयाम पर, एक तो साइंस टेक्नोलॉजी के मिसयूज के बारे में, जो प्रकृति के खिलाफ, मानव के खिलाफ में विरोध में जो ये इन्होंने अपने एजेंडे के थ्रू लागू कर रहे हैं, दूसरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से आज अव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, इन दोनों को पूरी बात रखें। साथी जशनप्रीत सिंह पंजाब से जी, आप सबको नमस्कार। तो आज का जो विषय है उसके बारे में जो है, अगर हम शुरू करना चाहें कि जो आज के विषय के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जनरली जो बात है, हम बात कर लेते हैं साइंस टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को हम एक ही चीज समझ लेते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी शायद दो सिनोमिनल हैं, कि दो पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी जो दोनों हैं ये बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है वो क्या फर्क है उसको समझने की जरूरत है। साइंस जो है वो तो एक ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है कि सबसे पहले कोई एक हाइपोथेसिस बनती है, उसके बाद में हम उस हाइपोथेसिस को कि वो ठीक है या नहीं वो देखने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग किया, दो प्रयोग किए करके उसके बाद में हम उस प्रयोग का क्या रिजल्ट आया, हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फिर हम कोई थ्योरी या एक प्रिंसिपल बना लेते हैं कि ये सारी चीजों से ये हमारे सामने आया है और उसको हम लोग एक थ्योरी में, जैसे न्यूटन ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसने 3 प्रिंसिपल बना दिए। तो अब जो इस तरह का ज्ञान है ये साइंस है कि जिसमें कि उसमें कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, कुछ भी कम कर सकते हैं टाइम के साथ में। अगर हमको कोई चीज ऐसी लगती है कि ये चीज इस जो ये सिचुएशन है या ये उसमें एनॉमली बोल देते हैं जिसको साइंस में कि ये एनॉमली आ गई है, उसके बेसिस पे हम नई थ्योरी बना लेते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्या है कि ये जो पूरा का पूरा साइंटिफिक ज्ञान है इसको हम यूज करके जब कोई प्रैक्टिकल किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल आया, तो रेफ्रिजरेशन कैसे करनी है, रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल जो आया वो तो साइंस है। लेकिन रेफ्रिजरेशन को यूज करके जब हमने एसी बना लिया या रेफ्रिजरेटर बना लिया वो टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ साथ कि अगर हम देखते हैं कि जैसे जो जब न्यूक्लियर साइंस आई कि न्यूक्लियर फिशन कैसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, इसके पीछे की क्या साइंस है, तो ये सारा जो है वो न्यूक्लियर साइंस एक साइंस है। लेकिन अगर हमने उसको यूज करके हमने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में से हम लोगों ने बिजली पैदा करनी शुरू कर दी, या फिर हमने परमाणु बम बना लिया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना, या फिर दूसरा बड़ा वाला बनाया, तो ये सारे जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से ये दोनों चीजों में जो है वो समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंस है, साइंस का अपने आप में मिसयूज नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ज्ञान है। उसमें इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ जरूर हो सकती है क्योंकि प्रिंसिपल आज हमको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है और आज से 10 साल के बाद हमको ये पता चले कि ये ठीक नहीं है, तो इसका कोई मिसयूज नहीं हो सकता। मिसयूज जो होता है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का होता है। तो सबसे जो बेसिक बात है वो सबसे पहले यहां से हम शुरू करते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि अब हम इसको अलग अलग इसके पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे आपको। जैसे कि ये जो क्योंकि अगर हम इसको इन जनरल तो हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, हम अलग अलग जो फील्ड हैं, जो अलग अलग आयाम हैं, उसमें कैसे जो है वो मानवीय पहलू का या फिर जो प्राकृतिक पहलू है उसका कैसे शोषण किया गया, हम एक एक करके स्पेसिफिकली देखते हैं। कुछ बड़े जो कुछ पहलू हैं उनका जिक्र करके, जैसे सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया
उसमें जो मानवीय पहलू है उसमें कैसे शोषण किया गया। जैसे जब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री इस बेसिस के ऊपर में आई कि इससे जो है बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगी, और दूसरी बात एक ये भी आया कि बहुत कम समय में बनेगा, और दूसरी बात फिर ये कि इससे जो है वो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो है लोगों की आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। लेकिन अब आप देखिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उससे पहले जो दुनिया का जो ज्यादातर एक इकोनॉमिक सिस्टम था वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सिस्टम था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे यूरोप जैसे कंट्री के जिसमें फ्यूडलिज्म भी कोलैप्स हो गया था, सर्फडम भी कोलैप्स हो गया था, वहां पे फार्मर्स को अपने जो जमीन है उसके ऊपर खेती करने के राइट क्योंकि मिल चुके थे। तो वहां पे फिर ये सिस्टम बना कि हम लोगों को जो है एक तरह से जो ये एक आप लगाइए कि जो उनको ये चीज वो की गई कि जो खेती बाड़ी है उसमें तो आपका जो है वो कमाई नहीं है, या फिर उसमें तो आपको जो है अगर कमाई है भी तो वो सीजनल है, या फिर वो सीजनल वेरिएशन के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि अगर क्योंकि कहीं पे बारिश के ऊपर में निर्भर है खेती, तो उनकी कमाई तभी हो पाएगी अगर जो बारिश का सिचुएशन ठीक रहेगा, क्लाइमेट का सिचुएशन ठीक रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री का क्या है कि ये सदाबहार है कि इसमें आपको रोज अगर आप दिहाड़ी करते हो तो आपको जो है वो उजरत आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह करके फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, खास करके वेस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, ईस्टर्न यूरोप में उस टाइम पे नहीं होता, वेस्टर्न यूरोप में यूके में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में या जर्मनी में, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसा हुआ कि लोग जो है वो गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आना शुरू हो गए, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वो ज्यादा शहरों में बेस्ड थी। तो अब इसमें फिर ये चीज हो गई कि अब जैसे आप सोचो कि पहले अगर एक कपड़ा इंसान बनाता था तो उसमें 2-3 लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो हम लोगों ने एक आदमी के लिए कपड़ा बनाना है तो आप मान लो कि अज्यूम कर लो कि 2 दिन लग जाते थे। लेकिन अगर मशीन आ गई तो मशीन आने से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कि पहले अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, वो हाथ से कोई चीज बनाते थे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था और शायद वो उतनी साफ भी नहीं होती थी। लेकिन मशीन आने के बाद ये हो गया कि जिस कपड़े को बनाने में 2 दिन लगते थे वो 2 घंटे में बनना शुरू हो गया, और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर में जो है उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो आप देखिए कि ये अगर सिचुएशन है, इसको अगर आप सोचिए कि आप मानवता के भले के लिए आपने इस्तेमाल करना होता, तो आप जो भी प्रॉफिट बना इससे कि पहले अगर बहुत सारे लोग काम करते थे और उनको बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता था, और बाद में मशीन आने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि जो 2 दिन में कपड़ा बनता था वो अब 2 घंटे में बनना शुरू हो गया, 1 घंटे में बनना शुरू हो गया। तो उससे आप सोचिए कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ वो प्रॉफिट जो है वो आम लोगों को नहीं मिल पाया, और यही वजह हुई कि वो सारे का सारा जो प्रॉफिट था, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था जिन्होंने, या फिर जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, या फिर जो कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट बाद में धीरे धीरे बन गए, ये सारे का सारा उनके पास में कंसंट्रेट हो गया, और लोगों का जो शोषण था वो शायद बढ़ गया उसके बाद में, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में। कैसे? क्योंकि इतने सारी संख्या में लोग जो है वो अपने गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आ गए और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और उसमें फिर क्या हो गया कि इतनी ज्यादा लेबर हो गई वहां पे कि जितना शुरू शुरू में लोगों को जितना वो दिया जा रहा था, तो अब क्योंकि लेबर की ओवर सप्लाई हो गई जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, और करते करते फिर ये हो गया कि पहले अगर किसी को मान लो 500 रुपए या 400 रुपए के हिसाब से मान लो मिलता था, अगर हमें जूम कर लें, तो फिर वो हो गया कि कोई आदमी बोल देगा कि जैसे फॉरेन में होता है कि अगर उनकी मिनिमम वेज जो है वो $20 है, तो अगर कोई बेरोजगार फिर रहा है तो वो बोलेगा कि ऐसे करो, मैं आपका $10 में ही काम कर दूंगा उसके बराबर। तो इस तरह करके कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसकी वजह से जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उस प्रोडक्टिविटी का जो मजदूर थे या फिर जो समाज था उसको फायदा नहीं हुआ, उसका बहुत छोटे तबके को फायदा हुआ, और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, ना कि बेरोजगारी को कम किया। ये पहली बात आ गई। अगले हम अगर एक्सपेक्ट की बात करें तो वो हम बोलते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं अब,
कि अब हम देखते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वैसे वैसे ही पहले तो ये हुआ कि कारखाने खोलने शुरू हो गए। कारखाने शुरू होने के खुलने के शुरू होने के साथ साथ में बहुत सारे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के आवाजाही के जो साधन हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ में आबादी भी बढ़नी शुरू हो गई। तो अब इस सब को कि अगर कारखाने बढ़ रहे हैं और उसके बाद में फिर आगे आवाजाही के साधन बढ़ रहे हैं या फिर हमारी आबादी बढ़ रही है, तो इन सब को मैनेज करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की जरूरत है। तो अब ये एनर्जी कहाँ से आई? तो ये एनर्जी आई फॉसिल फ्यूल से। तो सबसे पहले तो जो कोयला है वो निकाला गया, कोयले को यूज किया गया। कोयला सबसे पहले जो है वो एक तरह से आप लगाइए एनर्जी का एक बहुत बड़ा साधन हुआ। जो रेलगाड़ी कोयले से चलती थी या फिर जो फैक्ट्री में मशीनें थी वो कोयले से चलती थी। तो उसके बाद में फिर ये हो गया धीरे धीरे कि फिर जब पेट्रोलियम का जो है वो पेट्रोलियम से एक तरह से आप लगाइए कि इसका जो एक क्रांति हुआ पेट्रोलियम पदार्थों का, तो उसके बाद में फिर ये हुआ कि पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, गैस आ गई, तो ये सब चीजें आई। तो अब उस टाइम के बाद में ऐसा हो गया कि कुछ ही दशकों के अंदर अंदर के लगभग 200-250 सालों के अंदर अंदर इतना ज्यादा बूम हुआ पॉपुलेशन में कि पहले तो दुनिया की आबादी 2 गुना हो गई, फिर 2 गुना से 4 गुना हो गई, फिर 4 गुना से 8 गुना तक हो गई, वो भी सिर्फ 200-250 सालों के अंदर अंदर। तो इसके चलते अब ये हुआ कि सिर्फ कारखानों का ही नहीं या फिर जो कारखानों में मशीनरी बनी उसका भी नहीं, जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई उसके लिए हमको खाने पीने की जरूरतें भी पूरी करनी थी और उसकी जो भी बिजली है या फिर और कोई एनर्जी की जरूरतें हैं वो भी हमको पूरी करनी थी। तो ये सारी जो जरूरतें पूरी की गई वो सारी फॉसिल फ्यूल से जो पूरी की गई। अब जितने भी फॉसिल फ्यूल है ये सारे कार्बन बेस्ड है। इस वजह से जो जब ये जलते हैं, चाहे कोयला जलता है, चाहे पेट्रोल जलता है, चाहे नेचुरल गैस जलती है या कोई भी जो फॉसिल फ्यूल हम यूज करते हैं, ये जब भी जलता है तो इसमें जो है वो कार्बन इमिशन होता है। और शुरू शुरू में ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसकी कार्बन इमिशन की इतनी बड़ी, क्योंकि आप लगाइए कि जो एक तरह से आप लगाइए कि ह्यूमन परसेप्शन था नेचर के बारे में, वो यही था कि खास करके जो धार्मिक थ्योरी से लेके या फिर आगे हम कैपिटलिस्ट थ्योरी आई या फिर इवन सोशलिस्ट थ्योरीज भी आई, इन सब में यही एक आप लगाइए कि परसेप्शन था या फिर यही एक तरह से एक मान्यता थी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है वो असीमित है, वो अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब यही है कि प्रकृति के को हम कितना भी दोहन करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी के चलते फिर ऐसा हुआ कि जो कोयला है और जो जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारी आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हो गई, वैसे वैसे टाइम के साथ साथ में ये कोयले का जो यूज था या पेट्रोल का यूज था या जितने भी ये पेट्रोलियम पदार्थ है, फिर एलपीजी गैस आ गई, एलएनजी गैस आ गई, तो इन सब का भी वैसे ही बढ़ोतरी धीरे धीरे होती गई। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये बोला जा रहा है कि जितनी भी अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई के बारे में लोगों को जो सपने तो बहुत दिखाए जा रहे हैं कि एआई से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसमें कहा ये जा रहा है कि जितना अभी हमारा एनर्जी का डिमांड है, अगर एआई का जो बूम है ये ऐसे ही जारी रहा तो 2050 तक हमारी एनर्जी की डिमांड आज की एनर्जी डिमांड से लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर जो हमारे हमने कुछ अल्टरनेट सोर्स नहीं बनाया, अल्टरनेट क्लीन सोर्स नहीं बनाया, कि जैसे बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन की। हर कोई हाइड्रोजन जो है, अगर आप फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन बनाते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कि ग्रीन हाइड्रोजन है कि जो कोई आप किसी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन बनाओ। हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, फिर हमारा विंड एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, या फिर उसके आगे फिर ये हो रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जैसे हमने न्यूक्लियर फिशन के हमने रिएक्टर बनाए हुए हैं, कि अगर हम हाइड्रोजन बेस्ड एक सिस्टम बनाए कि जिसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको यूज करके हम बिजली पैदा करें, तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा एक क्लीन सोर्स होगा। तो इसके बारे में रिसर्च तो चल रहा है, लेकिन बात वही है कि क्लीन एनर्जी के सोर्स बनाने के ऊपर में कंसंट्रेशन उतना दुनिया का नहीं है जितना कि एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ाने को लेके है। और इसके चलते इतना ज्यादा इम्बैलेंस हुआ
कि ये जो इंडस्ट्री है, सबसे पहले एक तो इसको बिल्कुल खुला जो है वो छोड़ दिया गया। इन्होंने जो भी पानी खराब करना है, जो भी तो उन्होंने हवा खराब करनी है, जो भी और पोल्यूशन करना है, इनको बिल्कुल रोकना बंद कर दिया गया। क्योंकि धीरे धीरे ये सिस्टम बन गया कि ये जो कॉर्पोरेट थे या ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक थे, ये इतने पावरफुल हो गए कि इनकी जो है एक पॉलिटिकल अप्रोच बन गई, और इनकी जो भी पॉलिटिकल अप्रोच थी उसको एक तरह से तोड़ने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी तैयार नहीं थी। इसके चलते ये हो गया कि इनको बिल्कुल एकदम से कोई इनके ऊपर में कोई कानून या कोई भी सिस्टम जो इस तरह का वो बनाया हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, वो बस कागजों में रह गया, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल खत्म हो गया। और अल्टीमेटली फिर जो है हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने एनर्जी जो ज्यादा यूज की सारी की सारी कैपिटलिज्म में, वो सारी कार्बन बेस्ड फॉसिल फ्यूल एनर्जी की मेजोरिटी जो थी उसकी। जैसे इंडिया में हम आज भी जो एक तरह से जो हम बिजली पैदा हो रही है हमारे यहाँ पे, वो 70% से ज्यादा वो कोयले वाले थर्मल पावर प्लांटों की बिजली है। तो आप सोचिए हमारी इतनी पॉपुलेशन है, तो अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी और हमारे यहाँ पे कोई और क्लीन सोर्स नहीं आता एनर्जी का, तो वो जो हमारी बढ़ी हुई डिमांड है उसके लिए जो है वो कोयले को और ज्यादा जलाया जाएगा, जिसके चलते और ज्यादा प्रदूषण होगा। इसलिए ये जो एक सिस्टम बना के जो एक तरह से एनर्जी के जो साधन आए हमारे, वो ऐसे आए कि जिसने जो है हमारी जो प्रकृति है, हमारी हवा खराब हो गई, हमारा पानी खराब हो गया, और उसके चलते हमारी मिट्टी खराब हो गई। जैसे हमने ये 2 हफ्ते पहले यूएसए का वो हम लोगों ने एक स्टडी देखा था कि वहां पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उन्होंने कैसे केमिकल डंप कर करके ऐसा हो गया है कि अराउंड 20% जो खेती के लिए यूज की जा रही जमीन जो है, तो वो सारी की सारी जो है उसमें इतने केमिकल उन्होंने डाल दिए हैं कि वो अब खेती करने के या फिर एकदम मवेशी रखने के लायक रही ही नहीं। तो इस तरह का जो है वो सिचुएशन बन गया। इसके साथ साथ फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, या एग्रीकल्चर को हम आगे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके साथ में हम जोड़ देते हैं, तो एग्रीकल्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो बहुत अंधाधुंध जो केमिकल हैं उनका जो इस्तेमाल है वो करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। और उस अंधाधुंध इस्तेमाल का जो है वो असर ये हुआ कि जो कंपनियां हैं केमिकल बनाने वाली, चाहे फर्टिलाइजर बनाने वाली हो, चाहे कीटनाशक या नदीनाशक बनाने वाली कंपनियां हो, या किसी भी तरह के केमिकल बनाने वाली कंपनियां हो, वो तो सारी मालामाल हो गई। और जो कृषि है, जो हमारी खेती है और हमारा भोजन है, वो जहरीला हो गया। और उसके चलते जो हम पहले बात कर ही चुके हैं कि उन सबको खरीदने के लिए किसान का इतना ज्यादा खर्चा होने लग गया, और जो किसान को उनकी फसल का भाव मिलता था वो कम मिलता था। और अल्टीमेटली करते कराते ये हो गया कि साल दर साल जो है, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम होगी और आपका खर्चा ज्यादा होता जाएगा, तो आपके ऊपर में जो है वो जो डेट है, कर्जा है, वो बढ़ता जाएगा, और करते करते जो है वो किसान है जो वो कर्जदार हो गए। तो ये भी जो एक आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना, ये भी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये जो पूरा का पूरा किया गया। उसके अलावा अगर दवाई इंडस्ट्री की या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि अभी रिसेंटली 2 बातें आई हैं। पहली बात तो ये आई है, ये तो शायद कल परसों की न्यूज है कि अराउंड 33 कंपनियां ऐसी हैं इंडिया की कि जिसने जो दवाइयां बनाई, खास करके जो हम बहुत ज्यादा नॉर्मली दवाइयां खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, तो उनकी जो बनाई हुई पैरासीटामोल है, वो जो भी उनका गुणवत्ता की उसकी जांच की गई, तो उसमें वो फेल हो गई। और फिर आगे ये भी पता चला कि ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत सारा जो धन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की फॉर्म में अलग अलग पार्टियों को, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जहां पे भी वो ऑपरेट करती हैं वहां पे अलग अलग पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया। और वो अब सब बातें इसी तरह से जुड़ रही हैं कि वो जो अपनी सब स्टैंडर्ड या अपनी खराब जो दवाइयां थी, उनको इस तरह से जो है वो लोगों को बेचा जा रहा है, जिसके चलते उनकी सेहत और खराब होती है। और अगर कोई आप सोचिए कि कोई किसी की हेल्थ और खराब होगी तो वो भी हॉस्पिटल ही जाएगा। तो इस तरह करके कि ये जो पूरा हॉस्पिटल
हॉस्पिटल का ये पूरा गैंग बन गया है, एक नेक्सस बन गया है कि जिनको ये है कि अगर हम बीमार होते हैं तो वो उनसे उसको फायदा होता है, इसलिए वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम हेल्दी हो जाएं, हम सेहतमंद हो जाएं। उनको उसी बात से फायदा है कि हमको ज्यादा बीमारियां हो और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो, ताकि उनके पास में हम जाते रहे और उनको प्रॉफिट होता रहे। और अगली बात फिर ये है कि जो एक तरह से मेडिकल फील्ड वाली इंडस्ट्री जो हमारी है, तो उसमें जो ज्यादा रिसर्च हो रही है वो भी इतनी कमर्शलाइज हो गई है कि वहां पे उसी फील्ड में रिसर्च होता है कि जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। आजकल की अगर हम बात करते हैं, आजकल हमारी जरूरत तो कुछ और है लेकिन रिसर्च किसी और तरफ हो रही है। जैसे कि सबसे ज्यादा एक तो कैंसर में रिसर्च हो रहा है, तो कैंसर में रिसर्च इसलिए हो रहा है कि कैंसर में जो भी ये पूरे का पूरा एक ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है जो बनाया हुआ है, ये हमारे पास में अभी है, बहुत सारा जो है वो है, लेकिन उसमें और ज्यादा रिसर्च कंपनियां इसलिए करवाती हैं कि इसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। चाहे रेडियोथेरेपी करवाई जाए, चाहे कीमोथेरेपी करवाई जाए, चाहे और कुछ करवाया जाए, लेकिन बहुत सारी जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं या बेसिक प्रॉब्लम आजकल आ रही है उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक लैंसेट जो जर्नल है उसमें एक रिपोर्ट आई कि आजकल जो सबसे बड़ी महामारी बन रही है लोगों में, वो कोई ना कोविड है ना कुछ और है, वो ये है कि जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं, वो एंटीबायोटिक से हमारी जो बॉडी है उसमें प्रतिरोध पैदा हो गया है। हम कोई भी अगर एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसका असर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमको होता है तो उसमें अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो उसका हम पे कोई असर नहीं होगा। और इसके चलते उन्होंने ये बोला है कि आने वाले कुछ सालों में कि 2050 तक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है दुनिया में वो इस वजह से मरा करेंगे कि उनकी बॉडी के ऊपर में जो एंटीबायोटिक है उनका कोई असर नहीं हो रहा। और इसमें जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है वो एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर में हो रहा है, और दूसरी बात एक ये हो रही है कि जो भी अंडर डेवलप्ड देश है, खास करके गरीब देश है जितने भी, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, इंडिया का भी उसमें खास करके जिक्र किया हुआ है कि इंडिया में जो है बहुत सारे लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, लेकिन उसका लोगों को पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा हो जाता है कि जी उसको तो पता ही नहीं चला क्या हो गया, कि उसको तो बुखार हुआ था, हम हॉस्पिटल लेके गए तो बस वहीं पे पता नहीं क्या हो गया उसको। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से छुपाया जा रहा है। और इस पे वो काम क्यों नहीं हो रहा, उस पे सोचिए कि यूएनओ को एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाना पड़ गया सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर में कि आप कोई नई क्लास बनाओ एंटीबायोटिक की, कि जो भी एग्जिस्टिंग पुरानी क्लास है ये तो पूरी की पूरी इनइफेक्टिव हो गई है। और उसमें बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग बातें सामने आई कि इसका कारण क्या है। तो कारण में उन्होंने 2-3 बातें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया कि ये एंटीबायोटिक वाली जो कंपनियां हैं वो जो डॉक्टर हैं वो उनको इतना कमीशन देती हैं कि वो अगर किसी को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं भी है तब भी वो उसको एंटीबायोटिक खिला देते हैं, चाहे वो सिंपल बुखार है, चाहे किसी को नजला जुकाम हो गया, चाहे कुछ वो हो गया। तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसको भी कीजिए, नहीं आप 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का तो आप कोर्स कर ही लो। और वो अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली जो है वो हमारी बॉडी जो है उसमें अगर कोई भी अगर एक कुछ बैक्टीरिया अगर बच जाते हैं उसमें कि जो हमने खाया और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन था हमको, और अब वो कुछ जो बैक्टीरिया बच गए, अगली बार आप अगर उसी डोज का एंटीबायोटिक खाओगे तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, उन पर कोई असर नहीं होगा उसका, अगर आप उसकी डोज लगातार बिना बात के लेते रहोगे। दूसरी बात फिर उन्होंने ये बताई कि जो कंपनियां हैं ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, कि जितने भी इनके प्रोडक्ट होते हैं वो एक तो उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, और उसके साथ साथ फिर ये है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो जो रॉ मटेरियल उसमें यूज करते हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है। इसलिए वो एंटीबायोटिक अगर आप खाते हो ऐसा तो वो आपको कोई फायदा नहीं करता, वो आपको नुकसान कर देता है उल्टा। और उसके साथ साथ में ये भी बात की गई कि बहुत सारी जो एक तरह से जानवरों की मीट वाली इंडस्ट्री है, जैसे मुर्गों के मीट वाली इंडस्ट्री है या बकरों के मीट वाली इंडस्ट्री है, कोई भी मीट इंडस्ट्री है, वो जो जानवर हैं उनकी बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए उसमें वो उनको एंटीबायोटिक लगाते हैं, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन
इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे बहुत सारे हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, उसके साथ साथ वो एंटीबायोटिक के भी इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा वाला मीट अगर आप खाओगे तो आपको डॉक्टर के एंटीबायोटिक खाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो ऑलरेडी उसके अंदर इतना सारा एंटीबायोटिक होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजों की वजह से फिर उन्होंने ये कारण बताया कि ये सब आप सोचिए कि इसकी वजह से ऐसा हो गया है कि अब एंटीबायोटिक जो है वो पूरे के पूरे निष्क्रिय हो गए हैं, जो वो काम नहीं कर रहे हैं। और अब जो भी नई क्लास आई है एंटीबायोटिक की, वो इतनी ज्यादा महंगे हैं कि वहां पे जो इवन जो अमेरिका या यूरोप में हॉस्पिटल हैं, वो उसमें भी वो उसको फ्री में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। तो अब आप सोचिए कि हमारे इंडिया में या फिर किसी और गरीब कंट्री में हम इतने ज्यादा महंगी दवाएं के जिसको जो विकसित देशों की सरकारें अफोर्ड नहीं कर पा रही, उसको हम अफोर्ड कर ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए यूएनओ ये बहुत ज्यादा देर से हंगामा किया हुआ है यूएनओ में, खास करके डब्ल्यूएचओ ने, कि आप एक फंडिंग का एक सिस्टम बनाओ, अलग अलग देश फंडिंग करो, क्योंकि कोई भी कंपनी इसमें फंडिंग करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो एक जनरल दवाई है, उस पर कोई पेटेंट नहीं कर सकता। इस वजह से उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा अगर कोई एंटीबायोटिक बनेगा भी तो। और वो कोई ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं कि जिसमें उनका पेटेंट हो जाए, पहली बात तो कि वो उनकी मोनोपोली हो जाए उसके ऊपर में, और दूसरी बात फिर ये है कि उनका वो ऐसा बिजनेस बने कि उनका ज्यादा प्रॉफिट हो उसमें। तो इस तरह करके जो मेडिकल इंडस्ट्री है, तो मेडिकल इंडस्ट्री में मुझे आजकल ये लगता है कि अगर तो किसी को कोई भयानक बीमारी हो जाए, वो तो जाए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा किसी को बुखार है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको घर पे रह के ठीक हो सकता है, तो वो अगर आप घर पे रहोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, और तब आपका हो सकता है नुकसान भी ना हो हेल्थ का। हॉस्पिटल जाओगे आप तब तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई कबाड़ा जरूर होगा आपके साथ, वो चाहे डॉक्टर कर दे, चाहे आप जो डॉक्टर कोई बेचारा कोई दवाई ही लिखे, जैसे पैरासीटामोल ही लिखे डॉक्टर, तो क्या आपको बुखार हो गया है, लेकिन वो पैरासीटामोल ऐसी हो जो पिछले दिनों आया है कि वो उसकी क्वालिटी गड़बड़ है, और ऐसी पैरासीटामोल खा के आपका जो बॉडी है उसमें कोई और प्रॉब्लम ही होगी, बुखार तो ठीक हो जाएगा, फिर नई बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से ये मेडिकल फील्ड है, ये कोई बोला तो इसलिए गया कि ये हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, या फिर हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर लोगों का उम्र बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये पूरे का पूरा सिस्टम है। लेकिन असल में ये हमको बीमार करके हमारी बीमारियों से प्रॉफिट कमाने का एक धंधा बन चुका है। तो जिसको आप खुद भी अगर आपने कभी थोड़ा बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आप उसको देख सकते हो। अगली हम फिर एक बात कर लेते हैं, डिजिटल जो एक सिस्टम बन गया है। तो डिजिटल सिस्टम जो है बहुत सारी आप देखते हैं कि सारे का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का डिजिटलाइजेशन हो गया है, और उसके साथ साथ फिर करेंसी का डिजिटलाइजेशन हो गया है। फिर आप देखो क्रिप्टो करेंसी आ गया है जिसके ऊपर में सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अब आप देखते हो कि इसको इस हिसाब से लाया गया है कि इससे पेपर वर्क कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बहुत सारी इसकी फायदे गिनाए गए। लेकिन अब इसमें जो है प्रॉब्लम इसकी जो यही है कि हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब पूरे का पूरा जो डाटा है वो खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए इंडिया में जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, हमको बोला गया कि आप अपना ऑनलाइन खाते को ऑनलाइन करवाओ, आप इंटरनेट बैंकिंग करवाओ अपनी, या फिर आप अपना यूपीआई जो है वो करो, फोन पे करो, गूगल पे करो। तो इसमें ये आया है कि लगभग 2030 तक का एक एस्टिमेट है कि जो भी ये साइबर क्राइम होता है, वो कोई भी इस तरह का डिजिटल सिस्टम में कोई फ्रॉड होता है, लगभग $10 ट्रिलियन का दुनिया को इसका नुकसान होगा। सोचिए $10 ट्रिलियन का एक साल में नुकसान हुआ करेगा डिजिटल या फिर साइबर क्राइम की वजह से। आज हम अगर देखते हैं, सोचिए कि अमेरिका और जो चाइना है उसी की इकोनॉमी सिर्फ ऐसी है कि जो $10 ट्रिलियन या उससे ज्यादा है। बाकी जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो $10 ट्रिलियन से कम की है। तो अब सोचो कि एक जो ये फ्रॉड बन गया है पूरे का पूरा साइबर क्राइम का, या फिर एक आप सोचिए कि साइबर सिक्योरिटी के नाम पे या फिर और सब चीजों के नाम पे, इसको अगर हम एक अलग देश बना दें, सारे के सारे देश जितने भी जहाँ पे हो रहा है उसको सबको मिला के, तो ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी 2030 तक पूरी दुनिया की। तो ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है।
हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि ये बहुत ही वो इंटीग्रेटेड नहीं है कि अब इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, किसी और कंट्री में हो रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हमको ये नहीं पता चलता कि भाई इसकी टोटल फिगर क्या है। लेकिन इसकी अगर हम टोटल फिगर बना लेते हैं कि इसके चलते, जैसे आजकल देखिए क्या हो गया है कि एक रैंसमवेयर आता है, कि जैसे रैंसमवेयर में क्या होगा कि आपको कोई ईमेल आ गई उसकी, तो वो रैंसमवेयर के ऊपर में आपने क्लिक कर लिया और वो पूरे का पूरा आपका कंप्यूटर हैक कर लेगा, और वो कंप्यूटर हैक करके आपके कंप्यूटर को बंधक बना लेगा एक तरह से। और फिर वो ये लोग बोलेंगे कि जो भी लोग हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे, और वो कांटेक्ट करने के बाद में जैसे जो भी कोई काम करता है, कोई आदमी कोई सेंसिटिव काम करता है या फिर कोई अपना ऑफिस का काम अपने कंप्यूटर में करता है, या बहुत कुछ उसका डाटा है, उसका पर्सनल डाटा है उसमें, तो अब उसको ये बात बोल दी जाएगी कि आप हमको इतना पैसा भेजो, उसके बाद में फिर हम आपका कंप्यूटर जो हमने बंधक बनाया है उसको हम छोड़ देंगे। तो उसका ऐसा नहीं पता, वो बोले कि हम आप हमको $10,000 दो, $20,000 दो, $50,000 दो, हो सकता है कुछ थोड़ा तोल मोल भी करना पड़ जाए कि यार 10,000 नहीं है, मेरे से 5,000 ले लो, तो हो सकता है कि चलो ठीक है 5,000 दे दो, क्योंकि ये एक आदमी के ऊपर नहीं होता है, ये पता नहीं कितने हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर पे एक साथ होता है। इस तरह करके ये वाला फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा, कि रैंसमवेयर में अब किसी के अगर कोई सेंसिटिव डाटा है, तो कोई आदमी ऐसा है कि जॉब करता है, और अगर वो उसका डाटा लीक हो गया तो उसकी जॉब चली जाएगी, तो उसके पास बेचारे के पास और ऑप्शन क्या है रैंसमवेयर वालों को ये सब देने की बजाय। और इस तरह का फ्रॉड जो है बहुत बार लाइमलाइट में भी नहीं आ पाता, क्योंकि वो आदमी बताता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इस तरह करके ये जो डिजिटल एक इकोनॉमी बन गई है, वो जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्या फ्रॉड हो रहा है, तो वो ये सब बातें हैं। तो वॉरफेयर की बात हमने जो है वो पिछले जो हमारा मीटिंग था उसमें की ही हुई थी, कि वॉरफेयर में किस तरह से जो है वो जो एक तरह से आप सोचिए कि जो एक तरह से जो आधुनिक हथियार बन रहे हैं, उसका किस तरह से जो मानवता है उसके खिलाफ जो यूज हो रहा है, तो उसमें अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि हम अलग अलग फील्ड जो है, जो अलग अलग एस्पेक्ट है, उसी में रह के हम इसमें बात कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में अगर हमें एक बात छूट गई कि जैसे जो भी ये क्लोन बनाने की बात आती है, या फिर जो हाइब्रिड बीज बनाने की बात आती है, या फिर आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाने की बात आती है, तो ये भी पूरा का पूरा जो है वो एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने की बात है। ऐसा नहीं है कि ये जहां पे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज दुनिया में लोगों ने यूज किए हैं, वहां पे उसके बहुत खतरनाक असर मिले हैं, इसीलिए वो वहां पे एक जगह बर्बाद तो हो जाती है, उसके बाद में वहां से वो किसी, दुनिया बहुत बड़ी है तो कंपनियां किसी और जगह को टारगेट कर लेती हैं, अफ्रीका को टारगेट कर लेगी, वो अफ्रीका में जब पूरा का पूरा निचोड़ लेगी उसको, तब में भी वो इंडिया को टारगेट करेंगी, इंडिया को पूरा का पूरा निचोड़ लेगी तो हो सकता है वो चाइना को टारगेट करेगी। तो इस तरह करके जो कंपनियां है, ये क्लोन बनाने का सिस्टम है, या फिर ये जो बीटी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड, कोई बीटी कॉटन है, बीटी सरसों है, बीटी आलू है, ये सब बनाने का वो है। ये एक तरह से जैसे हरित क्रांति को ये बोल के लाया गया था कि इससे हमारी जो भोजन सुरक्षा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसने हमको बीमारियां दी हैं। तो अब ये जो बीटी टेक्नोलॉजी आ रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें भी ये बोल के लाया जा रहा है कि इसमें कोई आपको फर्टिलाइजर कम डालना पड़ेगा, इसमें आपको नदीनाशक नहीं डालना पड़ेगा, सबको कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे कीड़े पैदा हुए हैं जो यहाँ पे, जैसे जो बीटी कॉटन है उसका एक्सपीरियंस लोगों का है कि उसके ऊपर में किसी भी इंसेक्टिसाइड का असर ही नहीं होता, वो मरता ही नहीं है। तो एक पिंक जो है, पिंक वॉर्म है, उसके अलावा एक मिली बग है, तो ऐसे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़े पैदा हो गए हैं कि जिसके ऊपर में किसी भी कीटनाशक का या नदीनाशक का या किसी भी तरह किसी जहर का असर होता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह करके कि जो ये पूरे का पूरा सिस्टम है, हम देखते हैं जो टेक्नोलॉजी है या साइंस बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है अलग अलग फील्ड में, हम मेडिकल फील्ड देख ले, हम जैसे हमने साइबर क्राइम की बात की, उसके साथ साथ में हमने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के
जरिए कैसे जो है वो मानवता का शोषण हुआ। उसके अलावा फिर एग्रीकल्चर फील्ड की बात की, मेडिकल फील्ड की बात की। तो इसलिए अलग अलग फील्ड में आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी थोड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। आप कहीं भी जाते हैं किसी भी उसमें, तो आप खुद ही इसको देख सकते हो कि ये सब चीजें जो है वो आम लोगों के साथ में हो रही हैं। और बात ये है कि सबको मुद्दा भी नहीं बन रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा आम लोग इन सब चीजों से प्रभावित हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा। तो आगे हम थोड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो जियोपॉलिटिकल इशू है आजकल दुनिया में। तो उसमें फिर सबसे पहले मैं बात करूंगा सूडान के वॉर की, कि इस पे हमने पहले भी मीटिंग में चर्चा की थी कि जो सूडान है वहां पे जो सूडान की मिलिट्री है और वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बीच में एक सिविल वॉर चल रहा है। और उसके चलते ये हुआ है कि सूडान की 50% से ज्यादा आबादी जो है वो बेघर हो चुकी है। वो कुछ तो रिफ्यूजी बन के जो उनके आसपास के देश हैं उनमें चले गए हैं, और कुछ देश हैं वो अंदरूनी तौर पे विस्थापित हो चुके हैं। और वहां पे जो है क्या कंडीशन है, कितने लोग मर चुके हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं है। यूएनओ के मुताबिक ये है कि पिछले 1 साल में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ये अंदाजा ही है। और उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे जो शहर हैं, बहुत सारे गांव है, एक बड़ा पूरा एरिया है, उसको कुछ एरिया को तो सूडान की जो मिलिट्री है उसने घेरा डाला हुआ है। उसको जैसे सीज वॉरफेयर बोलते हैं, कि जो उसको घेरा डाला हुआ है कि वहां पे ना तो वो किसी को अंदर जाने देते हैं, ना वहां पे वो खाना पीने की चीज अंदर जा रही है, और वहां से अगर वो भागने का ट्राई करता है तो उसको भी गोली मार दी जाती है। ऐसे जो वहां पे आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज नाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसने वैसे ही अपने कब्जे वाले एरिया में जहां पे सूडान की मिलिट्री का असर है वहां पे ये सब किया हुआ है, जिसके चलते वहां पे लगभग 1 साल से ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि गाजा के वॉर की वजह से और यूक्रेन के वॉर की वजह से बिल्कुल लाइमलाइट में ही नहीं आया। जबकि इसमें जो है सूडान की जो आबादी है वो ज्यादा है गाजा से भी और यूक्रेन से भी। और दूसरा जो वहां पे अभी के लिए ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी जो है दुनिया में वो सूडान में हो रही है। तो लेकिन जो एक तरह से एक नैरेटिव है कि जो सफेद चमड़ी वाले लोग हैं या फिर जो ब्राउन चमड़ी वाले लोग हैं, उनका मीडिया दुख जो है वो ज्यादा दिखाती है। लेकिन जो ब्लैक लोग हैं, जो अफ्रीकन हैं, वो अगर मरते भी रहे तो वो, क्योंकि एक तरह से वो बोलते हैं कि हम तो दूसरे दर्जे के इंसान हैं, इसलिए हम अगर मरते भी रहते हैं तो हमारी कोई पूछ नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अभी फिर ऐसा हुआ है कि यूएनओ भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन अब चक्कर यही है कि जैसे हम यूक्रेन में देख रहे हैं या गाजा में देख रहे हैं, सूडान में भी यही सिस्टम है कि कुछ देश ऐसे हैं कि जो उनके जो सूडान की आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बात वही है कि जब तक दोनों को सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वहां की पैरामिलिट्री फोर्स को भी हथियार या फिर और चीजें कोई देता रहेगा और वहां की मिलिट्री को भी देता रहेगा, तब तक जो है वहां के आम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो सब पिस रहे हैं वो वहां पे आम लोग भी पिस रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की मिलिट्री के कब्जे वाले एरिया में हो, चाहे वो वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके कब्जे वाले एरिया में हो। और वहां पे जो मेनली एथनिक ग्रुप है जो आपस में लड़ रहे हैं, एक तो जो अरब है और अरेबियन ट्राइब है और एक नॉन अरेबियन ट्राइब है। और वहां पे तो काफी बड़े बड़े मैसेकर भी हुए हैं। एक मैसेकर का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिक्र हुआ कि एक 4 से 5 हजार की आबादी का एक कस्बा था, उसके ऊपर में वहां की जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसने वहां पे अटैक किया और वहां से कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। उसको तोपे वगैरह मार के या फिर जो लोग वहां से भागे उनको गोलियां वगैरह मार के 4 से 5 हजार लोगों को बिल्कुल जो है उनका नरसंहार कर दिया गया। तो इस लेवल का जो है वो सूडान में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जो आप मीडिया में इसकी बहुत कम कवरेज देखेंगे, इसलिए मुझे लगा कि जो सूडान का वॉर है उसका सबसे पहले जिक्र किया जाए। उसके साथ साथ अगर हम यूक्रेन की बात देखते हैं तो यूक्रेन में ये हो गया है कि जो सिचुएशन है वो एकदम स्टेबलाइज ही हुई है। ना तो यूक्रेन कुछ कर पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है, ना ही रशिया कुछ खास इंप्रूवमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस में हो रही है, कि उसकी जो फ्रंट लाइन है लगभग जम गई है, फ्रीज हो गई है। तो अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन ये बोल रहा है कि हमको आप
लंबी दूरी की मिसाइलें दो, क्योंकि अभी जो यूक्रेन को मिसाइलें दी हुई हैं वो 70 से 90 किलोमीटर के एरिया तक की दी हुई हैं कि वो 70 से 90 किलोमीटर की दूरी तक ही मार कर सकती है। लेकिन यूक्रेन ये बोल रहा है कि मुझे लंबी दूरी की मिसाइलें दो, कि जैसे 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक की मिसाइलें दो, ताकि मैं रशिया के अंदर तक मिसाइलें जो है वो फेंक सकें, कि जो भी उनके एयरफील्ड है जहां से यूक्रेन में बमबारी होती है, या फिर जहां से उनका जो ये, क्योंकि उन्होंने ये किया है क्योंकि यूक्रेन के पास तो 90 किलोमीटर तक, क्योंकि यूक्रेन मार कर सकता है, तो वो अपने पूरे का पूरा जो इक्विपमेंट है वो 90 किलोमीटर से दूर ले गए हैं रशिया वाले। तो जिसके चलते ये है कि यूक्रेन वहां पे थोड़े बहुत जो ड्रोन वाले हमले तो कर पा रहा है, लेकिन कोई मिसाइल या कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पा रहा, क्योंकि ड्रोन से ज्यादा नुकसान किसी चीज का हो नहीं पाता है। जो ड्रोन है वो बहुत छोटा होता है। अब इसके चलते फिर ये हो रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर में प्रेशर डाला जा रहा है इस चीज का, और यूक्रेन के ऊपर में प्रेशर डाला रहा है। जैसे वो होता है कि जो ये बंदर है इनका व्लादिमीर जेलेंस्की, जो इन्होंने अपना बना लिया है, तो ये अब इनसे कभी कुछ डिमांड करता है, कभी कुछ डिमांड करता है, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे ये भी कर दो, मुझे वो भी कर दो। तो लेकिन अमेरिका जो है या यूरोप है वो रिलक्टेंट है इस चीज को लेके, अभी तक वो इस पे उनको फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि यूक्रेन जो है उसको लंबी दूरी के जो हथियार है वो दिए जाए या नहीं दिए जाए। और अभी इसमें नया ट्विस्ट मामले में ये आ गया है कि परसों व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बयान जारी किया है। पहले उन्होंने जो भी उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता है कि कोई देश का एक अपना एक रूल बनाए हुए होते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसमें वो परमाणु हथियार अपने चलाएं। तो व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की है कि रशिया ने अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको बदल दिया है, उसमें थोड़ा बदलाव किया है। पहले उसमें यही था कि कोई भी ऐसा देश अगर रशिया पे हमला करेगा कि जो खुद परमाणु शक्ति हो, तो हम उस पर तब परमाणु हथियार चलाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने उस डॉक्ट्रिन को बना के ये कर लिया है कि कोई भी अगर कोई नॉन न्यूक्लियर देश भी अगर हमारे ऊपर हमला करता है किसी ऐसे देश के हथियारों से कि जो खुद न्यूक्लियर पावर हो, तो हम तब उस सिचुएशन में भी हम अपने जो परमाणु हथियार है वो चलाने का जो है हमारा जो एक तरह से उन्होंने अपना एक सिस्टम जो है वो बोला है। इसका मतलब ये कि अगर अमेरिका जो खुद एक परमाणु शक्ति है वो हथियार देगा यूक्रेन को रशिया में फेंकने के लिए, तो रशिया यही धमकी दे रहा है कि मैं जो है वो यूक्रेन के ऊपर में जो, क्योंकि वो मैं यही मानूंगा कि मेरे ऊपर यूक्रेन हमला नहीं कर रहा, मेरे ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है, और जो भी उसका पपेट है यूक्रेन, कि मैं अब उसके ऊपर मैं परमाणु हथियार फेंकूं या कुछ भी करूं तो वो मेरे ऊपर है। तो अब ये धमकी है या फिर ये सच में वो ऐसा करेगा वो हमको नहीं पता, लेकिन बात यही है कि ये सब बातें जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ रही है। और अगर कोई कुछ छोटी सी भी सोचिए ऊंच नीच हो गई, क्योंकि कितने सारे कंट्री हैं जो इनके बॉर्डर के साथ में लगते हैं। पोलैंड है वो एक नेटो का कंट्री है, फिर एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुएनिया है, ये भी एकदम पूरा यूक्रेन के बगल में है। कोई भी छोटी सी ऊंच नीच अगर होती है और उन्होंने अपना जो अपना जो है आर्टिकल 5 है जो नेटो का, वो अगर ट्रिगर कर दिया किसी कंट्री ने कि हमारे ऊपर रशिया ने कोई मिसाइल गलती से भी गिर गई उनकी, और उन्होंने उनके ऊपर में बोल दिया कि पोलैंड ने बोल दिया या एस्टोनिया ने बोल दिया कि इन्होंने हमारे ऊपर जानबूझ के गिराई है और इन्होंने हम पे हमला कर दिया है, तो ये जो वॉर है कब एक रशिया वर्सेस नेटो वॉर बन जाए ये हमको बिल्कुल नहीं पता। अभी तक बहुत सारे लोग इसको लाइटली ले रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रशिया ऐसा नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो उन लोगों से फिर यही सवाल बनता है कि वो लोग जब रशिया और यूक्रेन की टेंशन हो रही थी, ऐसे लोग तब ये भी बोल रहे थे कि रशिया हमला नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर में, लेकिन वो कर दिया रशिया ने। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए वो हमको पता नहीं है। इसलिए ऐसी सिचुएशन डीएस्केलेट हो उसी में जो आम लोगों की भलाई है। फिर आगे अगर हम गाजा की वॉर की बात करें तो गाजा का वॉर आज एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो रहा है। पहले तो सिर्फ एक शक ही था इस चीज का, लेकिन आज ये हुआ है कि जो लेबनान का जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, जिसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी, उसका जो हेड है, उसका जो सो कॉल्ड जनरल सेक्रेटरी है, वो उसका हेड था हसन नसरल्ला, वो कल एक हवाई हमले में उसको मार दिया गया है।
तो पहले दोपहर में इसराइल ने इसकी तस्दीक की थी कि उसको मार दिया गया, और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। उसमें 4-5 रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर दिया गया उसको मारने के चक्कर में। और उसमें एक्सक्यूज ये दिया गया कि हमने जो हिजबुल्ला है उसके जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर में हम लोगों ने हमला किया है हसन नसरल्ला को मारने के लिए। तो रात में तो खबर यही आई थी कि हसन नसरल्ला जो है वो सेफ है। फिर आज दोपहर में और सुबह में दोबारा से, क्योंकि रात भर फिर और स्ट्राइक होती रही, वो तो एक रात में एक स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में फिर रात भर जो है लेट नाइट तक स्ट्राइक होती रही। मे बी वो उसको इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा था और उनको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी इनको इधर ले जाया जा रहा है, उन्होंने वहां भी स्ट्राइक कर दी, उधर ले जाया जा रहा है कि उन्होंने भी एकदम पूरा वो किया ही हुआ था कि आज इनको मारना ही है। तो करते कराते फिर सुबह में फिर ये अफवाह फैली कि उसके साथ में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। फिर जो वेस्टर्न कुछ न्यूज चैनल हैं उन्होंने ये बात कही कि जो सोर्स है उनके कुछ हिजबुल्ला के नजदीकी, उन्होंने ये बताया कि उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है हसन नसरल्ला से। और अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि दोपहर में पहले तो इसराइल ने ये बात की कि उन्होंने वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हसन नसरल्ला जो ने ट्वीट किया कि हसन नसरल्ला अब पूरी दुनिया को टेरराइज करने के काबिल नहीं रहा, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली बोल दिया कि वो हम उनको उसको मार दिया है हमने। और फिर उसके बाद में हिजबुल्ला ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि हाँ उसको मार दिया गया। तो उसके बाद में फिर अब ये हुआ कि जो ईरान के जो एक तरह से जिनका प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, ईरान के जो रहबरे आला है अयातुल्लाह खमैनी, उनका बयान आया है। तो उन्होंने काफी गरम गरम बातें की हैं कि जो पूरे मुस्लिम हैं वो पूरा का पूरा अब उसको पूरा का पूरा धार्मिक रंगत दी जा रही है। वैसे तो देखिए ये सब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली इनको धार्मिक रंगत दी जाती है। जैसे कोई इसराइल के ऊपर अगर अटैक करता है तो उसको बोलता है कि ज्यूइश लोगों के ऊपर में अटैक है, और अगर गाजा के ऊपर में अटैक करता है या लेबनान पे अटैक करता है तो होता है कि ये मुस्लिम्स के ऊपर में अटैक है। लेकिन इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है, धार्मिक एंगल सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाने के लिए होता है। ये पूरी का पूरा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तो अब जो भी ईरान का डॉक्ट्रिन है वो अपने डॉक्ट्रिन को बचाने के लिए ये बोल रहा है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम जो है वो इसराइल से लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। तो हो सकता है कि आज कुछ एस्केलेशन हो, और अगर हिजबुल्ला के साथ में इसराइल का लड़ाई शुरू होगा तो उसमें जो जितने भी उसमें सीरिया भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हिजबुल्ला ने जब सीरिया में सिविल वॉर हुआ था उस टाइम पे सीरिया में हिजबुल्ला के लड़ाके सीरिया का जो राष्ट्रपति बशार अल असद उसके लिए लड़े थे। उसके अलावा जो बहुत सारे शिया मिलिशिया इराक में जो एक्टिव है वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। और एक बात भी आ रही है कि लगभग 1 लाख लड़ाके जो है वो एकदम तैयार हैं, अगर जो इसराइल हमला करता है, ग्राउंड इन्वेजन करता है लेबनान में, इराक से और सीरिया से लेबनान में दाखिल होने के लिए। उसके साथ साथ जो यमन में होती विद्रोही है वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उसके साथ साथ हो सकता है ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए। तो इसराइल का जो भी एक तरह से आप देखिए कि जो भी एक तरह से एक वो डॉक्ट्रिन है कि डी एस्केलेशन थ्रू एस्केलेशन का एक प्रिंसिपल है कि आप एक बार बात को बहुत बढ़ा दो और लोगों में बहुत ज्यादा दहशत फैला दो, और हो सकता है उस दहशत की वजह से लोग वहां पे दबाव बनाए, वहां पे जैसे हमास के ऊपर में फलस्तीन के लोग दबाव बनाए कि भाई आप लोग पीछे हट जाओ, या फिर हिजबुल्ला के ऊपर में लेबनान के लोकल लोग दबाव बनाए, या जो भी उनके सपोर्टर हैं कि भाई ये हमारा बहुत नुकसान होगा अगर लड़ाई आगे बढ़ेगी तो आप पीछे हट जाओ। कि ये डी एस्केलेशन थ्रू एस्केलेशन का प्रिंसिपल जो है वो फुल्ली अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब इसका भी हमको नहीं पता कि ये बात कहाँ पे जाएगी। सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, अब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आज रात में लड़ाई हो नहीं हो उसका भी हमको नहीं पता। इनके बहुत सारे कमांडर क्योंकि मारे जा चुके हैं, हिजबुल्ला के बहुत सारे पिछले दिनों वो पेजर अटैक में मरे, कुछ वॉकी टॉकी अटैक में मरे, कुछ और भी इन्होंने प्रीसीजन एयर स्ट्राइक की लेबनान के साउथ में बेक्का वैली में, उसमें दावा किया गया बहुत सारे उनके कमांडरों को मारने का। तो उनका कमांड स्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त हो चुका हो, जैसे हमास का भी कमांड स्ट्रक्चर बहुत सारा ध्वस्त हो चुका है। लेकिन बात यही है कि इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो किसी कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर में बेस्ड नहीं होते, ये एक आइडियोलॉजी के ऊपर में बेस्ड होते हैं। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर होता है कि जब तक आइडियोलॉजी एक तरह से फलस्तीनियों के या गाजा के लोगों के मन में ऐसा है कि भाई हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो अगर हमास को खत्म कर भी दिया जाएगा तो कल कोई ऐसा और मिलिटेंट संगठन जो है वो खड़ा हो जाएगा
इसी तरह से अगर लेबनान में लोगों के साथ में कोई मानवीय त्रासदी होती है और इसराइल वहां पे हैवी हैंड का इस्तेमाल करता है, तो हिजबुल्लाह शायद खत्म हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह से और खतरनाक बड़ा कोई हो सकता है और संगठन पैदा हो जाए। तो इसलिए बात यही है कि ये कोई धार्मिक या फिर कोई इस तरह की लड़ाइयां नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाइयां हैं और ये आइडियोलॉजिकल लड़ाइयां हैं। और आइडियोलॉजिकल लड़ाइयां जो होती हैं वो कभी भी इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनके खत्म होने से या उनके मरने से या उनके जाने से जो है वो खत्म कभी नहीं होती। तो वो उनका रूप बदल जाता है एक तरह से कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हो जाती है, लेकिन उनकी जड़ तभी खत्म होती है कि अगर जो मेन मुद्दा है कि लेबनान और इसराइल के बीच में जो मेन मुद्दा है वो खत्म हो। और दूसरी बात यही है कि इसराइल और हमास के बीच में जो भी लड़ाई है वो तभी खत्म होगी कि जो मेन मुद्दा है, जो पीस है इसराइल और फलस्तीन के बीच में, वो एस्टेब्लिश हो। तब जो है कोई ना कोई जो लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन यही है। अगर किसी को ये लगता है कि ऐसे बड़ी मिलिट्री लेके कुछ हो जाएगा, तो आप सोचो कि वियतनाम में अमेरिका के साथ में क्या हुआ था, फिर अफगानिस्तान में पहले सोवियत यूनियन के साथ में क्या हुआ, अमेरिका के साथ में क्या हुआ। इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर जो है इतने छोटे छोटे कंट्रियों के सामने जो है वो आप सोचिए कि एकदम पूरा हेल्पलेस होके, एकदम बेबस होके वहां से उनको भागना पड़ा अल्टीमेटली। तो इसलिए ये नहीं है कि इसराइल भी ज्यादा देर तक जो है वो सरवाइव कर पाएगा, कि अगर वो अपने पड़ोस में इतना ज्यादा हॉस्टाइल उसके जो सिचुएशन है वो रहेगी। इसलिए लेबनान के साथ में या फिर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है उनके साथ में, या फलस्तीन के साथ में पीस, या फिर मिस्र के साथ में पीस, या फिर और सऊदी अरब के साथ में पीस, ये इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। अगर इसराइल को ये लगता है कि वो गुंडागर्दी करके या फिर इस तरह से मिलिट्री पावर का यूज करके जो है ये तभी तक जो है वो रहेगा जब तक अमेरिका का हाथ इसराइल के सर पे होगा। अमेरिका ने जिस दिन भी इसराइल के सर से हाथ अपना उठा लिया, उसी दिन इसराइल जो है वो एक तरह से पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह से कि इसराइल की और दूसरा फलस्तीन की या फिर जितने भी ये सब लोग हैं, तो ये सारे का सारा जो इस तरह के संगठन है वो इनजस्टिस के थ्रू ही पैदा होते हैं। तो जब तक इनजस्टिस जो है वो होता रहेगा लोगों के साथ में, वो चाहे इसराइल में हो, इसराइल की गवर्नमेंट भी इतनी ज्यादा गुंडागर्दी तभी कर रही है कि इसराइल के लोगों के साथ में भी जो 7 अक्टूबर को हुआ वो बहुत गलत था। और उसके साथ साथ फिर ये है कि अब जो भी इनजस्टिस उसके बाद में फलस्तीन के लोगों के साथ में हुआ या फिर लेबनान के लोगों के साथ में हुआ, वो भी उतना ही गलत है। तो इसलिए इसका जो मानवीय पहलू है, मानवीय पहलू यही कहता है कि जो भी लोग पावर में हैं, तो अब आप देखिए कि जो भी ये हो रहा है उसमें ना तो फलस्तीन के लोगों का कोई दोष है, क्योंकि फलस्तीन के लोगों ने जो भी वहां पे सरकार है उसको वोट डाल के नहीं बनाया हुआ है। और उसके अलावा हिजबुल्लाह जो है वो भी वहां पे पूरा पावर स्ट्रक्चर है उसका, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे लेबनान के लोगों का। तो ये तो वही बात हुई ना कि जब ब्रिटेन था यहाँ पे कब्जा किया हुआ, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन ने दुनिया में जो भी गंद मचाया, तो इसका मतलब हम भारतीय लोगों का भी उसमें जो है वो उतना ही योगदान था जितना ब्रिटेन का था, क्योंकि हम भी ब्रिटेन के एम्पायर का हिस्सा थे। तो इसलिए ये सब बातें ऐसी होती हैं कि किसी जहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो वहां की सिचुएशन के हिसाब से वो पता नहीं बेचारे कैसे सरवाइव कर रहे होते हैं। अब जो गाजा के लोग हैं वो जब हमास था तो हमास के रूल में वो पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे थे, हमको नहीं पता। वैसे ही जो लेबनान के लोग हैं वो हिजबुल्लाह के रूल में पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे थे या अभी कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए मानवीय पहलू देखना चाहिए कि जो भी हिजबुल्लाह कर रहा है उसके लिए लेबनान के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो भी हमास कर रहा है उसके लिए फलस्तीन के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और वैसे ही जो भी इसराइल की गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए सारे के सारे इसराइली भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े वहां पे 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों के जो है वो प्रोटेस्ट निकलते हैं वहां पे कि आप हॉस्टेज को छुड़ाओ और गाजा में सीज फायर करो उसके लिए। तो इस तरह से दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी हमको मीडिया दिखाता है और जितनी हमको लगती है। तो आप थोड़ा चीजों को थोड़ा अगर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तभी आप उस सच्चाई को जान पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ जो मीडिया में आ रहा है तो पका पकाया अगर आप खाने की ट्राई करोगे तो फिर आपको जो पका रहा है वो उसी की पसंद का मिलेगा। लेकिन आपको अगर आपने खुद अपनी पसंद का खाना है तो वो आपको खुद बनाना पड़ेगा और अपने हाथों से बनाना पड़ेगा और आपको
समय लगेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू फिर आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें जो है वो इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। आतंकवाद आतंकवाद करके जिस तरह से जो है वो पूरा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये आतंकवाद जो है ये खुद ही इनका क्रिएट किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि वो कोई लोग पैदा करते हैं उसको या लोगों से निकलता है। वो एक तरह से आप सोचिए कि एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसके थ्रू जब एक साइड किसी को फंडिंग करती है तो वो आतंकवाद बन जाता है। लेकिन फंडिंग कौन करता है? तो वो सरकारें ही करती है ना फंडिंग। अब इसराइल की गवर्नमेंट जो कर रही है तो उसको हथियार तो अमेरिका ही दे रहा है ना, और थोड़ी दे रहा है। तो अब जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं तो वो सारे अमेरिका के टैक्स पेयरों के पैसे से मर रहे हैं, चला चाहे उसको इसराइल रहा है। इसराइल तो जरिया ही बन रहा है ना उनको यूज करने का, लेकिन वो बन रहे हैं वो सारे अमेरिका के जो टैक्स पेयर है उनके पैसों से। तो इसलिए जो चीजें हैं उनको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखने की बात नहीं होती है। आप खुद चीजों को थोड़ा गहराई से देखो, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव देखो कि लेफ्ट का मीडिया क्या बोल रहा है, सेंट्रिस्ट मीडिया क्या बोल रहा है, राइट का मीडिया क्या बोल रहा है, करते कराते उसके बाद में फिर आपको पता चलेगा कि जो भी थोड़ी बहुत जो है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव कैसे है, और पर्सपेक्टिव के बाद में फिर आपको ये बात पता चलेगी कि किसमें क्या नुक्स है और किसमें क्या गलती है। तब फिर आपको ये पता चलेगा कि ना तो कोई भी साइड दूध की धुली हुई नहीं है, सब में अपने अपने प्रॉब्लम है। जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें किसी एक साइड का हाथ नहीं होता है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों साइड का हाथ होता है। इसीलिए अल्टीमेटली कोई अगर झगड़ा है तो उसका जो आप सोचिए कि एक परमानेंट सोल्यूशन उसका यही है कि दोनों के बीच में समझौता हो, तभी जो है कोई झगड़ा खत्म हो सकता है। नहीं तो कोई झगड़ा खत्म नहीं होता, गुंडागर्दी करके जो है वो झगड़ा बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता कभी भी। जी, तो कोई भी अगर हमारा पहला जो टॉपिक था साइंस के मिसयूज वाला उसके बारे में, या फिर जो हमने अभी जियोपॉलिटिक्स का जो डिस्कस किया, जो भी अभी दुनिया में चल रहा है इसके बारे में कोई आपका सवाल हो या फिर आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए जो मेरे से छूट गया हो तो आप कर सकते हैं। तो बाकी धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद जसनप्रीत जी। जसनप्रीत जी ने पूरी साइंस टेक्नोलॉजी